हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को लेक्चर वीडियो 2 करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला लेक्चर वीडियो में हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बढ़िया से पढ़े कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं और किसी को करेंट लग जाने पर उसकी डेथ क्यों हो जाती है। ये सारा कुछ फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं करेंट डेंसिटी। बेसिक ये टर्म्स है जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में बार बार आएगा, जैसे करेंट डेंसिटी आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना, रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टिविटी आएगा, ओम्स लॉ आएगा। तो ये सारे टर्म्स हैं जो कि बीच बीच में करेंट में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस सारे टॉपिक्स को, उस सारे नाम को जो करंट में यूज़ होंगे, उस सारे टर्म्स को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उसी में एक नाम है करंट डेंसिटी। आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, पॉइंट वाइज हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो चुका है। लेक्चर 1 वीडियो जो आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, या देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा। लेक्चर 1 में उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग करंट डेंसिटी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ वर्ड जो देखिए, ये डेंसिटी लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डेंसिटी तो भाई हम लोग सुने हुए हैं, नहीं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वो जो डेंसिटी आप सुनते हैं मास बाई वॉल्यूम वाली डेंसिटी, उसको ओरिजिनली हम लोग मास डेंसिटी के नाम से जानते हैं और कहते हैं मास बाई वॉल्यूम। लेकिन आप सुनते होंगे हमेशा उसको डेंसिटी ही कहा जाता है, मास डेंसिटी नहीं कहा जाता है। तो उसका एक लॉजिक है और बड़ा सिंपल है कि कोई नाम अगर पॉपुलर हो जाता है ना, तो उसके आधे नाम से भी हम लोग उसको पहचानने लगते हैं। जैसे सीधा साधा मान लीजिए अमिताभ बच्चन पॉपुलर हैं, तो जैसे ही बच्चन परिवार कहते हैं तो आपके दिमाग में हरिवंश राय बच्चन का नाम नहीं जाता है, आपके दिमाग में अभिषेक बच्चन का नाम नहीं जाता, आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन का नाम जाता है। अंबानी को जैसे नाम लेते हैं, है ना, तो अभी के जनरेशन में तो मुकेश अंबानी को लोग जानते होंगे, अनिल अंबानी को जानते होंगे, लेकिन मेन अंबानी कहने से धीरूभाई अंबानी का संबोधन हो रहा है। तो मतलब ये कहना है कि अगर नाम काफ़ी पॉपुलर हो जाए तो आधा नाम भी हम लोग कह सकते हैं कि उसको यूज़ करें तो बंदे को समझ में आ जाता है कि हाँ किसके बारे में ये कह रहा है। तो मास डेंसिटी ओरिजिनल नाम है, एज फॉर यूज़ हम लोग डेंसिटी याद रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग है, ये करेंट डेंसिटी है। और याद रहे, अभी हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, जस्ट फॉर रीड। यहाँ करेंट डेंसिटी का मतलब जैसे यहाँ लिखे थे मास बाई वॉल्यूम, मास डेंसिटी को, है ना, तो करेंट डेंसिटी को लिखिएगा करेंट। जैसे यहाँ मास है तो मास आ गया, तो यहाँ करेंट है तो करेंट आ जाएगा। बस डेंसिटी है तो यहाँ वॉल्यूम हटा के हम लोग एरिया लिख देते हैं। तो ये जस्ट ए जनरल फार्मूला विच आर यूज्ड इन द करेंट डेंसिटी, बट अभी इसका बहुत सारा विस्तारीकरण बाकी है। आप सिंपल वे में समझिए, ये करेंट बाई एरिया है, यानी एरिया भी इन्वॉल्व है, करेंट भी इन्वॉल्व है। तो उसके लिए आप समझते हैं कि करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंडक्टर, क्योंकि विदाउट कंडक्टर करंट का फ्लो नहीं होगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर कंडक्टर होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। ये जैसे कंडक्टर मान लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। इससे मोटा भी कंडक्टर हो सकता है और मोटा भी हो सकता है, बहुत सारा मोटा, ठीक है ना। वायर आप देखे होंगे तो हर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जैसे ये वायर मान लेते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आप समझ सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग वर्टिकल ऐसे कट कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, है ना। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से तिरछा भी काट सकते हैं। जैसे आप गन्ना के पौधे को किसान भाई लोग काटते हैं तो आप देखते होंगे वो सीधा नहीं काटते, वो तिरछा काटते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो दोनों में एरिया अलग अलग होगा। आप ये समझ सकते हैं कि इसका एरिया जो है वो आप वर्टिकल ऐसे रखे हुए हैं और इसका एरिया आप देख सकते हैं ऐसे है, इसका स्लोप इस प्रकार से होगा। तो मतलब हमारा ये जानना है कि एरिया और करंट में क्या यहाँ रिलेशनशिप है, बेसिक यही करंट डेंसिटी है। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि ये कंडक्टर है, और जब ये कंडक्टर है तो स्वाभाविक है इसमें करंट का फ्लो हम लोग करेंगे।
हम कह दिए इसमें I करंट ले जा रहे हैं, इस कंडक्टर में कितना करंट ले जा रहे हैं I। और जब करंट का फ्लो इधर हो रहा है तो नो डाउट ये हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा, और ये वाला जो होगा इसको कहिएगा ये लो पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो पोटेंशियल के तरफ। अगर करंट जिस डायरेक्शन में जाता है वो अंडरस्टूड है कि उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है और उसके अपोजिट में निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। तो ये सारी बात आप जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ अगर हम टोटल एरिया लें तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर स्मॉल एरिया कंसीडर करें, ठीक है ना, तो उस स्मॉल एरिया को मैथमेटिक्स में आप समझ सकते हैं डीए कहते हैं, डिफरेंशिएट पार्ट, स्मॉल एरिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो स्मॉल एरिया ले या कंप्लीट एरिया ले, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का एक सर्टेन रूल है कि मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ ये एरिया वेक्टर है तो दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका अपना डायरेक्शन होगा, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है उसका अपना डायरेक्शन होता है। तो एक बात और हम लोग जानते हैं कि एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यू कैन डिज़ाइन द सरफेस एट दिस टाइप, इस टाइप का आप सरफेस डिजाइन किए हुए हैं तो इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो आगे की तरफ जाएगा, है ना। आपका सरफेस ऐसे है तो आपका सरफेस ऐसे है तो एरिया इस प्रकार से जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ स्मॉल एरिया वेक्टर की बात करें तो स्मॉल एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसको हम लोग डीए कहेंगे। अब दोस्त आप समझो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्वाभाविक है ना कि जब करंट के लिए पूरा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, चूंकि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो यू हैव कंसीडर द स्मॉल एरिया, देन थ्रू दिस स्मॉल एरिया स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। दैट मीन्स इससे कोई कहे कि कितना करंट जाएगा तो आप कहिएगा डी आई करंट जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है, डी ए है ना। अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि डी आई एरिया से डी ए एरिया से डी आई करेंट मेरा जा रहा है ना। तो यहाँ तो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं, तो सीधा सीधा कहेंगे करेंट बाय एरिया। अगर यहाँ हम लोग डिफाइंड करेंगे करेंट डेंसिटी को, जिसको जे से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी कहेंगे डी आई बाई डी ए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात एक और हम कह देते हैं कि मास डेंसिटी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करेंट डेंसिटी ध्यान से देखिए हम वेक्टर दिए हुए हैं। तो ये करेंट डेंसिटी अब यहाँ हम लोग डिफाइंड करेंगे दो केस में। पहला केस आप देख लो क्या है, तो पहला केस इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट, और इसको हम कह दिए कि ये हमारा केस सेकेंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि केस फर्स्ट और सेकेंड सर मान लिए, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, और लेकिन जब वही एरिया वेक्टर यहाँ कंसीडर करेंगे दोस्त, तो ये एरिया वेक्टर आप समझ पा रहे होंगे कि सरफेस पर परपेंडिकुलर तो इधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, इसमें ये एरिया वेक्टर है ना। और यहाँ और वहाँ में अंतर है कि एरिया वेक्टर यहाँ कुछ एंगल बना रहा है, हम कह दिए थीटा बना रहा है। तो अब अगर इसमें करंट जाता है भाई, तो इसमें करंट जाएगा तो फिर आपको होगा कि आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन बट नेगेटिव चार्ज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और ये भी आपका हाई पोटेंशियल है और ये भी आपका क्या है, लो पोटेंशियल है। आप सिलसिलेवार ढंग से अगर मेरे करेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हम गारंटी देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन तो ऐसे ही बहुत क्लियर हो जाएगा और कंपटीशन भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ये जब पढ़ा रहे हैं तो इसके तुरंत बाद
हम लोग पिछला क्लास का जो पिछला लेक्चर वीडियो दिए हुए हैं, लेक्चर वीडियो फर्स्ट, उसका न्यूमेरिकल्स इसके बाद इसी में लाने वाला है, इसी लेक्चर वीडियो में। और फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा तो इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल थ्योरी ये एक ही वीडियो में चलते रहेगा। पिछला क्लास का जो हम लोग लेक्चर लिए हुए हैं उसका न्यूमेरिकल इसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें आप समझ गए, दोनों फिगर में ये डिफरेंस है कि इन द फर्स्ट फिगर एरिया वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट, और इसमें एरिया वेक्टर नॉट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो वी डिफाइंड, यहाँ केस 1 के लिए लिख रहे हैं, ये केस 1 के लिए, केस फर्स्ट के लिए हम लोग लिख रहे हैं वी डिफाइन, इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्या डिफाइंड कर रहे हैं, तो हमको डिफाइंड करना है, ठीक है ना, कि इसमें जो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, देखिए इस डायग्राम के लिए थोड़ा से यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें तो आपको नज़र आने लगेगा कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। ये केस 1 का डायग्राम है और इधर ये डायग्राम केस 2 का है, ठीक है ना। ये ऐसे आइसोलेटेड कर देते हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर वी डिफाइंड हम लोग लिखेंगे J इक्वल टू क्या लिखिएगा, J इक्वल टू, तो ये तो आप समझ रहे हैं करेंट डेंसिटी है J। यहाँ लिखेंगे J इक्वल टू DI अपॉन DA, और यहाँ कहेंगे, आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो J लिखे हैं उस पर वेक्टर भी है तो डायरेक्शन भी देना होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और कहेंगे यहाँ कि इसको लिखने से पहले केस 1 में एक बात लिख दीजिए, इफ़ एरिया वेक्टर जिसको A कह रहे हैं, एरिया वेक्टर जिसको आप A कह रहे हैं, एरिया वेक्टर in the direction of flow of current, in the direction of flow of क्या हुआ, करंट। इस फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो तो इफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं बुआ, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि J इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, DI अपॉन DA, और यहाँ मैग्नीट्यूड डालिएगा और लिखिएगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही होगा। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, J बराबर DI/DA हो गया, और फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है, इसका एरिया वेक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट में है, यानी कि J जो आप डिफाइंड किए हैं ये सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी लोग कहता है कि अगर मान लेते हैं कि I करेंट A यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में जा रहा है, इफ करेंट I फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A में I करंट जाएगा बाबू, तब J बराबर हम लोग लिखते हैं I/A, और यहाँ भी कहिएगा इसका डायरेक्शन एलोंग द फ्लो ऑफ करंट ही होगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप I करंट फ्लो हो A एरिया में तो I/A लिखिएगा, DI करंट फ्लो हो DA एरिया में तो लिखिएगा DI/DA, ठीक है ना। तो दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यही केस A है।
अगर इसको और ज़्यादा हम लोग टेक्निकल करें तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जे बराबर यहाँ से मोड जे को अगर कहिए तो आई बटे मोड ए लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ से आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि आई बराबर हो जाएगा जे इंटू ए। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं करेंट इक्वल टू जे इंटू ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डायग्राम था ये केस 1 के लिए था, और केस 1 में हम आपको बताए थे कि एरिया वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है कि एरिया वेक्टर जो है वो करंट के डायरेक्शन में नहीं हो। तो अब विचार करेंगे कि एरिया वेक्टर जब करंट के डायरेक्शन में नहीं रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है ना, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम इसको बताते हैं, जब एरिया वेक्टर के अलोंग करंट का फ्लो नहीं हो या करंट के अलोंग एरिया वेक्टर नहीं हो, तो उस केस में करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसके केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या है, तो केस 2 में हम साफ कहे हुए हैं केस 2 में कि इफ एरिया वेक्टर इसको कहिए, इफ वेक्टर एरिया कहिए, एरिया वेक्टर कहिए, बोथ आर सेम थिंग, इज नॉट along the फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ क्या, करंट। अगर ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन में नहीं हो तब क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे, यहाँ डिफाइंड करेंगे बहुत आसानी से। क्या डिफाइन करेंगे, तो वहाँ डिफाइन करने से पहले देखिए यहाँ भी करंट इसमें कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे कि डी आई ही करंट जा रहा है क्योंकि स्मॉल एरिया लिए है। लेकिन अभी ये जो डी ए है ये करंट के डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन जब इसका कंपोनेंट हम लोग निकालें मोड डी ए कॉस थीटा तो ये करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है ना, तब क्या कहिएगा दोस्त, अब यहाँ कहेंगे कि J इक्वल टू हम लिखेंगे डी आई अपॉन मोड डी ए क्या, कॉस थीटा। और रहा बात डायरेक्शन का, तो फिर वही कहानी है, एलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही बात कहिएगा, एलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, ये बात हो गया। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा हम थोड़ा सा आधुनिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डी आई है ना, तो यहाँ से अगर हम इसको मोड जेड कर दें तो ये डी आई अपॉन मोड डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और इसको और ज़्यादा हम कैलकुलेशन करें तो ये डी आई इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू मोड डी ए इंटू क्या हुआ, कॉस थीटा। तो डी आई इक्वल टू, अब क्या लिखिएगा, इसका वेक्टोरियल फॉर्म आप जानते होंगे, जे डॉट डी ए। ये हुआ एक शानदार कॉन्सेप्ट। डॉट वेक्टर आप जानते हैं जब टूटता है तो कॉस थीटा मिलता है, यानी कि अब हमारे पास जो कहानी आ रहा है वो फाइनल लेवल में है। ठीक है ना, करेंट डेंसिटी का। तो पहला यहाँ से हम कहेंगे, ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं, आई बराबर जे डॉट ए कहें या फिर मोड ए कॉस थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब लगाना है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बात यहाँ से एक और कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक और इसमें फॉर्मूला लाना चाहते हैं तो डी आई बराबर
जे डॉट डी ए कह सकते हैं, है ना, या मोड जे मोड डी ए कॉस थीटा कह सकते हैं, या फिर हम आपको एक और बात बताए थे कि अगर जे बराबर यूज करना है डायरेक्ट तो आई बाई ए, यानी कि आप कहिएगा कि करेंट इक्वल टू करेंट डेंसिटी इक्वल टू बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला है, करेंट अपॉन एरिया। जहाँ दिखे कॉन्सेप्ट यहीं से चलता है और यहीं आके समाप्त भी हुआ, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसेस हैं कि करेंट का डायरेक्शन के एलोंग हमेशा करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन है, यहाँ भी जे का डायरेक्शन दिखाइएगा तो करेंट के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो ये था करेंट डेंसिटी का लेक्चर वीडियो और बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। आई होप दैट कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर वीडियो 2 है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे, मेहनत करेंगे, पक्का समझ में आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, दोस्तों यारों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरे मेहनत को सफल करिए। और इसके बाद हम फिर कमिटमेंट किए थे कि 2 प्रॉब्लम जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो का है उसको लाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये लेक्चर वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको बता चुके हैं कि 2 तरह के प्रॉब्लम फर्स्ट लेक्चर वीडियो में, कि अगर चार्ज दिया रहे दोस्त, करंट निकालने को कहे तो चार्ज को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर वेरिएबल हो तो, अगर करंट कांस्टेंट हो और चार्ज दिया रहे, करंट निकालने को कहे, करंट कांस्टेंट हो तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज फ्लो करने का रेट कांस्टेंट रहेगा तो क्यू बाई टी, चार्ज फ्लो करने का रेट वेरिएबल होगा तो डी क्यू बाई डी टी। फिलहाल वही फॉर्मूला को इसमें दिया है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन क्यू इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, यानी चार्ज वेरिएबल रेट से फ्लो हो रहा है। तो पहले तो ए बी सी का डायमेंशन मांग रहा है और ये नोमेरिकल वैल्यू ए बी सी का 5, 3 एंड 1 दिया हुआ है। देन वैल्यू करंट का फाइंड आउट करना है 5 सेकंड पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेक्शन यूनिट डायमेंशन से आता है और ये एससी वर्मा का एक प्रॉब्लम है, आप देखे होंगे एससी वर्मा का किताब आप उलाटेंगे तो फर्स्ट में ही आ जाएगा। कुछ एनसीईआरटी को भी देखेंगे, एससी वर्मा को भी देखेंगे, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स बनाने में आसानी होगी। और इस तरह का प्रॉब्लम देखिए, वैरायटी है करंट का, आराम से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। तो वॉच करिए सॉल्यूशन को और ध्यान से इसको आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए हम यहाँ से सबसे पहले ए को बनाते हैं। तो यहाँ एक यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्या? होमोजीनियटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी में बताया जाता होगा, आपको याद होगा फॉर्मूला ये, कि जैसे यहाँ Q बराबर 80 है तो ये बताता है कि Q 80 स्क्वायर का डायमेंशन बराबर हो जाएगा किसके? Q के। यही एक कॉन्सेप्ट है, Q के डायमेंशन के बराबर होगा। उसी तरह कोई कहे BT का डायमेंशन तो कहिएगा BT का डायमेंशन बराबर हो जाएगा किसके? Q के, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिद्धांत है, आप पढ़े होंगे, ऐसा हम जानते हैं। और फिर कोई कहे तो लास्ट वाला कहिएगा C का डायमेंशन Q के बराबर होगा। जो नहीं पढ़े होंगे थोड़ा उनको हो सकता है कि इससे दिक्कत हो, लेकिन जो पढ़े हुए हैं यूनिट डायमेंशन कहीं इससे परेशानी उनको नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A का डायमेंशन चाहिए और Q का डायमेंशन तो आप जानते हैं IT होता है, नीचे T स्क्वायर है। आफ्टर कैलकुलेशन A का वैल्यू आ जाएगा कितना? IT माइनस 1। ये A का डायमेंशन हुआ। B का डायमेंशन निकालना है तो B, यहाँ से Q का IT, नीचे T आ गया, T कैंसिल हो गया, तो B का डायमेंशन ऑलरेडी आ चुका है कितना? T। और
सी का डायमेंशन कहे दोस्त तो ये तो ऑलरेडी IT हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझे। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बी नंबर में आ जाइए आप कह रहे हैं वेरिएबल चार्ज है और आप जानते हैं कि I इक्वल टू हम लोग लिखते हैं DQ अपॉन क्या DT, और Q का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ D AT स्क्वायर बाई DT ये हो गया, फिर BD BT बाई DT, और फिर DC बाई क्या DT। और आप डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे, यहाँ A को बाहर कर लीजिए, T स्क्वायर अंदर में आ जाएगा बाई DT, फिर B को बाहर कर लीजिए DT अपॉन DT, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ आप कहते हैं पावर को गुणक बनाया, पावर में 1 घटाया, यहाँ तो ये कैंसिल ही हो गया, तो B सिंगल बच जाएगा, यानी 2AT प्लस B। और ये कितना सेकंड पर करंट चाहिए, 5 सेकंड पर। वैल्यू आपके सामने है, यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। 2A का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, A का वैल्यू 5 दिख रहा है, तो 5 टाइम का वैल्यू 5 सेकंड, B का वैल्यू 3 है, तो 25 दूना 50 और 3 53 एम्पियर आ जाएगा 5 सेकंड पर करंट का वैल्यू। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अभी इसमें क्या था, चार्ज दिया हुआ था, करंट निकालना था, तो चार्ज दिया रहा है, करंट निकालना है, तो एक बार डिफरेंशिएट। लेकिन अगर इसके विपरीत करंट दिया है और चार्ज निकालना है, तो उसमें इंटीग्रेशन आ जाता है, जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर वीडियो बार कि उसमें हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको आप देखिएगा। अब हम वैसा प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें करंट दिया हुआ है और क्या चार्ज निकालना है, तो उसके लिए आपके पास जो हथियार है वो क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, और इसमें करंट दिया हुआ है, इससे पहले वाला में चार्ज दिया हुआ था। तो करंट दिया है और कह रहा है कि चार्ज बताइए कितना 10 सेकेंड में पास करेगा। तो आपको पहले भी बताया है कि अगर करंट दिया रहे, और यहाँ से आप देख सकते हैं करंट वेरिएबल है, दैट मीन चार्ज भी आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन बनेगा क्या कि करंट जो दिया है I बराबर I0 प्लस अल्फ़ा टी, इसको तुरंत DQ बाई DT लिखना होगा, और ये I0 प्लस अल्फ़ा टी, तो DQ इक्वल टू अब दिखा आपको I0 प्लस अल्फ़ा टी इंटू DT, और ये इंटीग्रेट होगा जैसा कि आपको पहले से ही हम बताए हैं। तो DQ को इंटीग्रेट करिए और यहाँ लिखिए I0 प्लस अल्फ़ा टी इंटू DT, और यहाँ से DQ का इंटीग्रेशन Q होगा, I0 इंटू DT, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए, अल्फ़ा टी इंटू DT, कांस्टेंट को बाहर करिए तो I0 इंटू DT हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा कांस्टेंट है T DT, और इंटीग्रेशन का रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन T और इसका अल्फ़ा पावर में 1 जोड़े और जोड़े हुए पावर से भाग दे दिए। ये तो आप जानते होंगे, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप देखिएगा, एक जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा डिटेल से एक लेक्चर वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से देख लेंगे आप। तो ये आपका Q हो गया, और Q का वैल्यू अब दिखा हमको I0, यहाँ देख सकते हैं I0 का वैल्यू कितना आया है, I0 का वैल्यू 10 एम्पियर है, टाइम कितना है दोस्त 10 सेकेंड, प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 4 है, टाइम 10 का स्क्वायर नीचे 2 हो जाएगा, तो ये तो 100 हो गया, और यहाँ इसका कैलकुलेशन 200 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 100 है, तो Q का वैल्यू अंडरस्टूड हो गया आपको कितना 300 कूलम, है ना, कूलम। तो मतलब ये हुआ कि बहुत आसान है, और इस लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आई होप दैट कि ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। हम लोग फिर आएंगे नए लेक्चर वीडियो में, लेक्चर 3 में। NCERT के अकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा है, IIT-JEE तक, नीट तक आप प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। तो एंजॉय करिए, बने रहिए चैनल के साथ, दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए और चैनल को राइज कराने में मदद करिए। तब तक के लिए थैंक यू।